गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय हिंद सभी को। हमने पिछले पिछले वीडियो में फिफ्थ टॉपिक तक कर लिया था। इसमें हम सिक्स टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। हड़प्पन जो थे वो डिफरेंट वे से अपने मटेरियल्स को प्रोक्योर करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, जिसमें से पहला था बाय स्टैब्लिशिंग सेटलमेंट। जैसे हमने नागेश्वर और बालाकोट देखा, जो स्टील जहाँ पे अवेलेबिलिटी थी उसके पास उनको उन्होंने सेटलमेंट अपनी बनाई थी। ठीक है, वैसे ही सोर्चुगई था। उसी तरह सोर्चुगई था सोर्सेज ऑफ लेपिस लेजुली। जहाँ पे लेपिस लेजुली के सोर्सेज थे वहाँ पे सोर्चुगई जो अफगानिस्तान में था, जहाँ पे हमें कैनाल्स के भी ट्रेसेस मिलते याद है। लोथल नियर सोर्स ऑफ कार्नेलियन, मतलब लोथल जो था वो गुजरात में है, मैं आपको मैप पे भी दिखा दूंगा। वो कार्नेलियन के सोर्स के पास सेटलमेंट बनाया गया था। स्टीटाइट और मेटल के लिए राजस्थान में सेटलमेंट्स थे। तो दिख रहे हैं आप किस तरह सेटलमेंट्स बनाए, जैसे हम लोग आज के टाइम पे करते हैं गोल्ड माइंस के पास सेटलमेंट्स बनाने ताकि वहाँ पे मार्केट प्रोडक्शन हो पाए, कंपनीज इस्टेब्लिश करना। उस तरह सेटलमेंट्स उस टाइम पे बनाए गए थे मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए। समझ रहे बात को, मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए। सेकंड वे जो था वो सेंडिंग एक्सपेडिशंस टू एरिया, जिसमें इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन विथ लोकल कम्युनिटीज़, जो कि लोकल कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता था ताकि वहाँ पे प्रोडक्ट जो भी हमारे मटेरियल्स है उनका एक फ्लो बना रहे। जिसमें एक था खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर। खेतरी रीजन, अभी कॉपर जब आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे मिनरल्स वाले चैप्टर में, वहाँ पे खेतरी रीजन में आपको कॉपर देखने को मिलेगा। उस टाइम से खेतरी रीजन से हम कॉपर निकालते हैं, आप देख रहे हैं। खेतरी रीजन में कॉपर के लिए एक्सपीडिशंस भेजे गए थे, गोल्ड के लिए साउथ इंडिया में एक्सपीडिशंस भेजे गए थे। इसके साथ सेकंड जो टॉपिक है वो हमारा है कॉन्टैक्ट विथ डिस्टिंक्ट लैंड्स। देखते हैं कि और कहाँ से मटेरियल्स आते थे हमारे इंडिया में, हम लोग कैसे दूसरे दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ कांटेक्ट रखते थे, ओवर सी ट्रेड करते थे। देखते हैं कॉपर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। ओमान से आता था कॉपर, देख रहे हैं कुछ कॉपर ओमान में भी देखा गया है। ओमानी कॉपर एंड हरप्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेसेस ऑफ निकल्स। निकल के ट्रेसेस मिले हैं दोनों ओमान में और हरप्पन कॉपर में के आर्टिफैक्ट्स में कैनाल्स के निकल के ट्रेसेस मिले हैं। फिर आता है लार्ज हरप्पन जार्स फाउंड एट ओमानी साइट। हरप्पन जार जो हैं, लार्ज हरप्पन जार्स, वो ओमानी साइट पे मिले हैं। देख रहे हैं हम लोग ओवरसी ट्रेड करते हैं। ओमान का है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसमें। ओमान कहाँ, ओमान जो है कंट्री वो मगन, ये यहाँ पे है ओमान। रिसेंट टाइम में मगन ही उसको ओमान को कहते थे। मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा अभी क्या क्या नाम था हमारी हड़प्पा का, क्या नाम था उस टाइम पे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मिला है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन ओमान। देख रहे हैं मगन ओमान, देख रहे हैं ये। लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट इंक्लूडिंग हरप्पन सील्स वेट एंड डिस्क एंड बीड्स। लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट्स हमारे हड़प्पा की सील्स से भी बने हैं, वेट सिस्टम, डिस्क, बीड्स, इन सब से भी बने हैं। मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन कॉन्टैक्ट विद रीजन नेम्ड मेलुआ, पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। देख रहे हैं रीजन नेम्ड मेलुआ, जो हड़प्पन रीजन का नाम था वो था मेलुआ। ये याद करने वाली बात है, इसको याद रखिएगा। हड़प्पन रीजन को मेलुआ कहते थे मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, मेसोपोटामियन मिथ्स सेज मेलुआ मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड। हाजा बर्ड को पिकॉक माना गया है, पिकॉक माना गया है हाजा बर्ड को, ऐसा हिस्टोरियंस ने माना है। ठीक है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर्स मेलुआ एज अ लैंड ऑफ सी फारर। सी फारर मतलब जो समुद्र में दूर दूर तक जाते हैं, दूर दूर तक ट्रेड करते हैं, अपने लोगों से ट्रेड करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, सी फारर्स, ये पिकॉक, हाजा बर्ड, याद रखिएगा। ठीक है, याद करने वाली बात है। ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ है। ये थर्ड इसका पार्ट है, इसके बाद हम लोग फोर्थ पार्ट में पूरे चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और आपको नोट्स भी पूरी तरह मिल जाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सील, स्क्रिप्ट्स एंड वेट। इसमें हम बात करेंगे कि सील और स्क्रिप्ट क्या आती है और वेट कैसे, सब इन सब के बारे में बात करेंगे। सील एंड सीलिंग्स, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, किसी चीज़ पे बैग पे सील लगा दिया, उस पर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी, ताकि ये इससे पता लगे कि ये कहाँ से आया है, किसने भेजा है, ये सब। कन्वेड
द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। इससे पता लगता है, जैसे हम लोग आज स्टैम्प का यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग लिख देते हैं कि सेंडेड बाय, जैसे आप लेटर लिखते हो उसमें स्टैम्प का यूज़ करते हैं, उस तरह की चीज़ें कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर, ये सेंडर की आइडेंटिटी भी कन्वे करती थी जिसके पास हम लोग भेजते थे। ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन टेपर्ड, इससे ये पता लगता था कि अगर सील जो अगर लगी हुई पहुंच रही है किसी बैग किसी ऑब्जेक्ट पे, इससे ये पता लगता था कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बोरा है, वो जो बैग है, वो पैकेट है, वो अब तक ओपन नहीं हुआ है। इससे ही पता लगता है, ये एक प्रूफ होता है, जैसे होता है ना कि सील पैक बॉर्डर हो जाती है, टेप लगी होती है किसी कार्टून पे किसी बॉक्स पे, तो हमें पता लगता है कि अच्छा ये खुला होनी है, सील है। तो उस तरह की भी निशानी ये काम करता था। देख रहे हैं सील और सीलिंग का कितना बढ़िया एक तरह से ये साइन का एक आइडेंटिटी का काम करता था। नेक्स्ट जो है वो है एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट जो एक एनिग्मेटिक मतलब नुकीली टाइप स्क्रिप्ट, जो किसी पे गुदी हो या फिर क्या कहते हैं निखारी गई हो, खोद खोद के टाइप्स, ठीक है। ये सील्स कंटेन नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर, ये जो नेम और टाइटल, नेम एंड टाइटल ऑफ दी ओनर, नेम और टाइटल ओनर का कंटेन करती है। इस पर लिखा होता है, इस पर मैंशन होता था कि पता लगे कि किसने भेजा है और उसका टाइटल क्या है। मोटिव्स कन्वेड मीनिंग और टू दोज हु कुड नॉट रीड, मोटिव्स उनके लिए क्या कहते हैं मैसेज कन्वे करता था, एक मीनिंग कन्वे करता था जो लोग नहीं पढ़ पाते थे इन सब चीज़ों को, ताकि नहीं या फिर नहीं समझ पाते थे, ठीक है। देख रहे हैं कितना ईजी बना रखा है, कितना एक तरह से स्मूथ बना रखा है सबको समझने के लिए। ओके, रिमेन्स अनडेसिफर्ड, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कहते हैं अभी तक खोजी नहीं गई, अब तक एनक्रिप्ट ही नहीं डिक्रिप्ट ही नहीं की गई हैं कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है। लगभग इसमें 400 से 375 326 साइंस मिले हैं अलग अलग तरह के अल्फ़ाबेट्स, कुछ इस तरह के साइन मिले हैं जिनको हम आज तक समझ ही नहीं पाया, जिनका मीनिंग ही नहीं पता कर पाए हैं, ठीक है। समझ रहे बात को। स्क्रिप्ट्स रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जैसे लेफ़्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन जो हड़प्पन्स थे वो राइट से लेफ़्ट लिखते थे, मतलब इस साइड से इस साइड लिखना चालू, इस साइड तक लिखते थे। राइटिंग्स फाउंड ऑन किस किस पे लिखे हुए मिले हैं हम लोगों को, चीज़ें जो चीज़ें मिली हैं वो किस किस चीज़ पे मिली हैं। सील्स, कॉपर टूल्स, ज्वेलरीज पे मिली हैं, एंशियंट साइन बोर्ड्स, इन सब चीज़ों पे मिली, ये चीज़ याद रखने वाली है। नेक्स्ट जो है वो वेट है कि हम वजन के वजह से, मैंने आपको बताया था कि वेट सिस्टम था हमारे यहाँ एक्सचेंजेस को एक तरह से स्मूथ बना के ईजी बनाने के लिए हम लोग वेट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पहले ही पॉइंट लिखा है, रेगुलेट एक्सचेंजेस को रेगुलेट करता था। मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड, ये बहुत एक मेन पॉइंट है, कौन से स्टोन से बनते थे वेट्स, वो चर्ट से बनते थे, चर्ट स्टोन, ये नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। इसको भूलने वाली बात नहीं है, नाम याद रखने वाली बात है, ठीक है। ये जनरली किस शेप होते थे, क्यूबिकल शेप होते थे, ओके। इसमें जो लोअर डिनोमिनेशन आर बाइनरी, मतलब जो कम डिनोमिनेशन के होते थे, कम उसके होते थे नंबर के होते थे, वो बाइनरी होते थे। हायर डिनोमिनेशन फॉलो डेसिमल सिस्टम, और स्मॉलर वेट्स जो होते थे, जैसे आजकल आप देखते होंगे किसी गोल्ड स्मिथ की शॉप पे उसके यहाँ छोटे वाले तराजू होते हैं जो बहुत कम वेट को भी क्या कहते हैं मेज़र कर लेते हैं। तो उसी तरह स्मॉल वेट्स आर यूज्ड किसके लिए, ज्वेलरीज के लिए, प्रीसियस चीज़ों के लिए जो काफ़ी काफ़ी कम मात्रा में खरीदी जाती थी लोगों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है एंशियंट अथॉरिटी। जिस तरह की चीज़ें हमें यहाँ मिली हैं, जिस तरह के एक तरह से एक कॉमन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इतना डेवलप्ड है, सेटलमेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हैं काफ़ी ज़्यादा। हमने देखी है कि ब्रिक्स एक स्टैंडर्ड साइज़ की हैं, सेटलमेंट सिटाडेल जैसे सेटलमेंट्स की, हाँ थोड़ा एक प्लेटफॉर्म पे बनेगा, लोअर टाउन, अपर टाउन, सेटलमेंट, इन सब चीज़ों को ना एक तरह से एक कन्वे करते हैं मैसेज, कोई ना कोई एक अथॉरिटी होती होगी। आइए जानते हैं कि किस किस तरह से हमें पता लगता है कि एक अथॉरिटी होगी, या फिर किससे पता लगता है कि कुछ किंग होता हो, कोई रूल करता हो। आइए जानते हैं। तो एंशियंट अथॉरिटी क्या होती थी, किस किस तरह के एविडेंसेस मिले जिसमें पता लगता है कि कुछ अथॉरिटी भी होती थी। कॉम्प्लेक्स डिसीजन, जैसे डिसीजन आपने देखा कि ड्रेन एकदम ड्रेनेज सिस्टम हमारे यहाँ बहुत अच्छा था, स्ट्रीट्स एक तरह से ड्रेन और स्ट्रीट्स एक साथ डलती थी, उसके बाद फिर हाउसेस बनते थे। यूनिफॉर्मिटी ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, जैसे पोइट्री मिली है, हमारे पोर्ट्स मिले हैं, डिफरेंट तरह के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ट्रेड होता था, इस तरह की चीज़ों की वजह से पता लगता है। ब्रिक्स आर इन यूनिफॉर्म रेशियो, मैंने आपको अभी बताया। स्ट्रेटजिक लोकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, जैसे नागेश्वर, बालाकोट आपने देखा, और फिर चानुधारो सील्स के लिए था,
शील्स के लिए, हाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए था, सॉरी। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या किंग्स थे क्या नहीं थे। कुछ लार्ज बिल्डिंग्स मिली है जिसको पैलेसेस बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये पैलेसेस हो सकते हैं राजा महाराजा के, लेकिन कोई ऐसा एक स्पेक्टिकुलर हमें फाइंड नहीं मिला, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि हम इसको एकदम एविडेंट रूप से कह पाएँ कि हाँ यहाँ पे राजा रहते थे, चाहे ये राजा लोगों का ही घर था, यहाँ पे राजा लोग रहते थे। प्रिस्ट किंग की एक स्टैचू टाइप मिली है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ एंड में। प्रिस्ट किंग की स्टैचू टाइप मिली है जिसको लोग सोचते हैं कि क्या पता प्रिस्ट किंग होते हों, लेकिन इस ये कि क्यों समझते हैं लोग, क्योंकि ना हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो फेमिलियर थे मेसोपोटामियन हिस्ट्री से। मेसोपोटामिया में आपने पढ़ा होगा कि कैसे प्रिस्ट होते थे, कैसे पॉप्स ये सब होते थे। ठीक है, उसमें पढ़ा होगा आपने। तो मेसोपोटामियन हिस्ट्री से थे, तो उन्होंने रिलेट करने की कोशिश की कि क्या पता कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस हैं तो यहाँ पे भी प्रिस्ट किंग होता हो। ठीक है, अभी ऐसा कुछ इसका भी एविडेंस नहीं है। नो रूलर, ऐसा ही माना जाता है कुछ लोगों द्वारा कि यहाँ पे रूलर नहीं थे। ठीक है, नो रूलर्स का मतलब क्या होता था फिर, एवरी वन इंजॉय इक्वल स्टेटस, तो फिर एवरी वन, हर कोई इक्वल स्टेटस जीता होगा, मतलब कि इक्वली राइट, मतलब डेमोक्रेसी टाइप एक तरह से, किसी को कुछ भेदभाव नहीं। नो सिंगल रूल, कोई एक सिंगल रूल नहीं बल्कि सेवरल, कई सारे। ठीक है, लाइक मोहनजोदारो का अलग होगा, हड़प्पा का अलग होगा, नागेश्वर का अलग होगा, कुछ इस तरह के भी एविडेंसेस मिले हैं। रुकिए मैं आपको प्रिस्ट किंग की फ़ोटो दिखा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि क्या है प्रिस्ट किंग। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये प्रिस्ट किंग का एक स्टैचू मिला है। लोग सोचते हैं कि क्या अब तक इस तरह किंग्स होते होंगे, प्रिस्ट किंग होते होंगे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है। सो यहाँ तक था आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर ख़त्म करेंगे। ठीक है, जानें कैसे ये ख़त्म हुई सिविलाइजेशन, क्या क्या चीज़ें थी इसमें। ठीक है, आपको अगर चैनल समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लाइक कर दे और बेल आइकन जरूर दबा लें, और एक टेलीग्राम का लिंक है नीचे, ताकि इस चैप्टर ख़त्म होते मैं आपको नोट्स दे पाऊँ और आप उस नोट्स से अपनी प्रिपरेशन कर पाए एग्जाम टाइम में, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।